This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madiha Masood. And this is Usman Khalid Malik. First, the headline. ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस 17,000 का नंबर क्रॉस कर गए। अब तक टोटल 17,357 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। 415 लोगों की डेथ रिपोर्ट हो चुकी है और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 6,889 है। मिनियापोलिस पुलिस की कस्टडी में मरने वाला ब्लैक शख्स ह्यूस्टन नेटिव था। 45 ईयर ओल्ड जॉर्ज फ्लॉयड की मौत मंडे नाइट अरेस्ट होने के दौरान हुई। यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म होने वाले कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1.72 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। वायरस कंट्री वाइड अब तक 100,000 से ज्यादा पेशेंट्स की जान ले चुका है, जबकि ओवरऑल 361,000 से ज्यादा पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। और न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कोमो की आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग स्केड्यूल है। मीटिंग में कोरोना पैंडेमिक से अफेक्टेड इकोनॉमी को जंप स्टार्ट देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी। और आइए बढ़ते हैं खबरों की डिटेल्स की तरफ। मिनियापोलिस पुलिस की कस्टडी में मरने वाला ब्लैक शख्स ह्यूस्टन नेटिव था। 45 ईयर ओल्ड जॉर्ज फ्लॉयड की मौत मंडे नाइट अरेस्ट होने के दौरान हुई। वीडियो में एक पुलिस ऑफिसर को कुछ मिनट तक फ्लॉयड की गर्दन पर घुटने से जोर डाले देखा गया है। जॉर्ज फ्लॉयड रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे सांस ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस ने क्लेम किया कि फ्लॉयड की डिस्क्रिप्शन एक ग्रोसरी स्टोर पर फॉर्जरी केस में इन्वॉल्व सस्पेक्ट से मैच कर रही थी। पुलिस को फोर्स इसलिए यूज करना पड़ी क्योंकि वो अरेस्ट रेजिस्ट कर रहा था। फ्लॉयड की फैमिली ने इंसाफ पाने के लिए प्रोमिनेंट सिविल राइट्स और पर्सनल इंजरी अटॉर्नी बेन क्रम्प को हायर कर लिया है। ट्यूसडे को फ्लॉयड की डेथ पर पब्लिक आउटरेज पर 4 मिनियापोलिस पुलिस ऑफिसर्स को फायर कर दिया गया था। एक फेसबुक पोस्ट में भी मिनियापोलिस मेयर जेकब फेरे ने भी ब्लैक कम्युनिटी से इस इंसिडेंट पर माफी मांगी है। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के खिलाफ ह्यूस्टन समेत मुल्क के दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्टर्स बाहर निकल आए हैं। मिनियापोलिस में ट्यूसडे इवनिंग सैकड़ों लोगों ने इस इंसिडेंट के खिलाफ एहतजाज किया और सिस्टम में चेंज की डिमांड करते रहे। प्रोटेस्ट के दौरान सिचुएशन तब बिगड़ी जब प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू किए। जवाब में क्राउड्स को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस 17,000 क्रॉस कर चुके हैं। अब तक टोटल 17,357 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। 415 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 6,889 है। ह्यूस्टन सिटी की बात करें तो टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 6,901 हो चुके हैं। लास्ट 24 आवर्स में कोई नई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। डेथ टोल 26 है और 1,636 पेशेंट्स रिकवर हुए। हैरिस काउंटी में केसेस 4,380 हैं। 95 लोगों की डेथ हुई और 2,798 रिकवरीज हैं। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,732 हैं। डेथ टोल 41 है और 508 पेशेंट्स रिकवर हुए। गैल्वेस्टन काउंटी में 763 लोग इन्फेक्टेड हैं और 32 डेथ्स और 458 रिकवरीज हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी में केसेस 888 हैं, 23 पेशेंट्स की डेथ हुई और 424 रिकवर हुए। ब्राजोरिया काउंटी में 971 केसेस, डेथ टोल 12 और 430 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राजोस काउंटी में 444 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 19 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 175 हैं। मेटागोटा काउंटी में केसेस 69 हैं, 5 डेथ्स हैं और 42 पेशेंट्स रिकवर हुए। वॉशिंगटन काउंटी में 196 केसेस, 26 डेथ्स, 57 रिकवरीज। वॉर्टन काउंटी में 50 केसेस, कोई डेथ नहीं हुई और 34 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, जबकि चैम्बर काउंटी में 62 केसेस, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई और 54 रिकवरीज देखी गई हैं। वॉकर काउंटी में 487 केसेस, 28 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 85 हैं। वॉलर काउंटी में 53 केसेस, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई और 32 रिकवरीज रिपोर्ट हुई हैं। पोक काउंटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की तादाद 53 और 19 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 24 हैं और 15 रिकवरीज देखी गई हैं। ग्रिम्स काउंटी में 105 केसेस, 1 डेथ एंड 13 रिकवरीज हैं। कोलोराडो काउंटी में केसेस 19 हैं और 16 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि सैन हेसिंटो काउंटी में टोटल 14 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया और 8 पेशेंट्स रिकवर बताए जा रहे हैं। ब्रिटमोर रोड पर एक वेयर हाउस में आग लग गई। आग पर 45 मिनट बाद काबू पा लिया गया। ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट को 1729 ए ब्रिटमोर रोड पर वेयर हाउस में एक मैसिव आग लगने की इंफॉर्मेशन दी गई। HFD यूनिट्स जब लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें वेयर हाउस में हैवी फायर और स्मोक देखने को मिली। फायर क्रूज ने आग बुझाने के लिए पहले ऑफेंसिव अटैक की अटेम्प्ट की, लेकिन पीछे हटना पड़ा।
क्रूज ने फिर बाहर से आग पर डिफेंसिव अटैक किया और 45 मिनट्स में आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि इंसिडेंट में कोई भी फायर फाइटर या सिविलियन जख्मी नहीं हुआ है और अब आग की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। Well, we got a call approximately 8:15 this evening for a warehouse fire. The first arriving companies saw there was about 50% of the medium-sized to a large warehouse involved. They tried to make an offensive attack, an interior attack, but they had to back out pretty soon after that. And we went into a defensive posture, and at that point we remained there until we actually put the fire. They sell cleaning products. And that was a concern for us when we first arrived here, because we needed to determine exactly what kind of chemicals were burning on the inside, whether they are hazardous or not. We were able to get the owners on the scene fairly quickly, and the occupants, and they were able to inform us that there was nothing really hazardous in there. So at that point, speaking with Hazmat, we were able to lower our concerns as far as runoff and so forth. From the no injuries. We're pretty fortunate, but we did go into a defensive strategy early on. So basically, we just fought the fire from the outside. No, everything was shut down when we got here. There wasn't anybody here. It took us a little bit to actually get a number to actually call the owners out here to the scene. But no, it was nobody. Well, no, not this time. We have arson en route to the scene, and seeing, it's like I say, it's a medium to large size warehouse that it was almost completely involved before we actually got the fire out. It's gonna take a little bit for them to get up in there and pull everything apart and try and determine exactly where the fire started. So that's good. ट्विटर ने पहली बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पर फैक्ट चेक लगा दिया। फैक्ट चेक में बताया जा रहा है कि ट्रंप के मेल बैलेट्स के बारे में क्लेम्स गलत हैं और फैक्ट चेकर्स इसे डिबंक कर चुके हैं। ट्विटर की इस हरकत पर रिस्पॉन्ड करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कंपनी पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 में इंटरफेरेंस का इल्जाम लगाया है। उन्होंने लिखा कि ट्विटर फ्री स्पीच का गला घोंट रहा है और एज अ प्रेसिडेंट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से क्लेम किया कि मेल इन बैलेट्स फ्रॉड की वजह बन सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान से फुल मिलिट्री विड्रॉल की ख्वाहिश जाहिर कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस हवाले से टारगेट डेट अभी तक सेट नहीं की गई। We need a fast decision from the governor. He's going to have to, because he's been acting very, very slowly and very suspiciously, but we'll find out. All right, question, please. So in terms of soon, are we talking a week, 2 Well, weeks, a month? yeah. I mean, we can't take. We're talking about a very short period of time. It's a massive expenditure, and we have to know. Yeah, I would say within a week. That certainly we have to know. Now, if he can't do it, if he feels that he's not going to do it, all he has to do is tell us, and then we'll have to pick another location. And I will tell you, a lot of locations want it. Aren't citizens, illegals, anybody that walks in California is going to get a ballot. We're not going to destroy this country by allowing things like that to happen. We're not destroying our country. This has more to do with fairness and honesty and really our country itself. Because when that starts happening, you don't have a fair, you have a rigged system. You have a rigged system, and that's what would happen. यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म होने वाले कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1.72 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। वायरस कंट्री वाइड अब तक 100,000 से ज्यादा पेशेंट्स की जान ले चुका है, जबकि ओवरऑल 361,000 से ज्यादा पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। स्टेट वाइज बात करें तो न्यूयॉर्क में टोटल 368,669 लोग इन्फेक्टेड हैं और डेथ टोल बढ़कर 29,241 तक जा पहुंचा है। न्यू जर्सी में 155,764 केसेस और मरने वालों की तादाद 11,191 है। इलिनॉय में 113,486 केसेस कंफर्म हुए हैं और 4,960 लोग मारे गए हैं। कैलिफोर्निया में 88,499 केसेस और डेथ टोल 3,624 तक जा पहुंचा है, जबकि मैसाचुसेट्स में 93,693 केसेस और 6,473 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 72,873 है और 5,175 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। मिशिगन में टोटल 55,040 केसेस और 5,266 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं, जबकि टेक्सास में टोटल 57,541 केसेस हैं और 1,552 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। गवर्नर गेविन न्यूसम का कहना है कि कैलिफोर्निया के कुछ पार्ट्स में बार्बर शॉप्स और हेयर सैलून्स मॉडिफिकेशंस के साथ खोले जा सकते हैं। इन एरियाज में बार्बर शॉप्स और सैलून्स की सेफ रीओपनिंग के लिए पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का मशवरा जरूरी है।
कैलिफोर्निया की 58 में से 47 काउंटीज में सैलून एम्प्लॉयज का काम शुरू करने के लिए परमिशन मिल चुकी है, लेकिन उन्हें कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना होगा। एम्प्लॉयज हर वक्त फेस मास्क जरूर पहनेंगे और कस्टमर्स के साथ काम के दौरान आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कस्टमर्स को भी मास्क के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर यूज करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तमाम वर्कर्स और कस्टमर्स की फीवर और दूसरे कोविड-19 सिम्टम्स के लिए पहले से स्क्रीनिंग जरूरी होगी। हेयर कट्स के लिए कस्टमर्स को पहले से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। Along those lines, they will be able to add in barbershops and hair salons to those regional variations starting today. We've put those guidelines out. We put them up on our covid19.ca.gov website, and those counties will begin to allow for those kinds of operations with meaningful modifications, with the appropriate protective gear, particularly face coverings that are so essential in that environment, sanitation requirements, and the like. So giving you a sense that we're making progress, we're moving forward, we're not looking back, but we are walking into the unknown, the untested, literally and figuratively, and we have to be guided by the data that brought us to this place. I'll remind you, we have statewide guidance modifications, and we have these variances, these regional variances, which have self-attestations. People basically attesting at the county level, local elected officials and health officials attesting at the local level that they have containment plans and they have plans to protect their citizens from the spread of this virus. 47 counties have self-attested to having those plans of actions in place. Over the weekend, we made modifications as it relates to retail establishments in the state and places of worship. We allowed for a statewide level the ability for congregants with modifications and limitations to come back into their places of worship. न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्वामो की आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग स्केड्यूल है। मीटिंग में कोरोना वायरस पेंडेमिक से अफेक्टेड इकोनॉमी को जंप स्टार्ट देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर इन्वेस्टमेंट की बात होगी। एंड्रयू क्वामो ने डेली ब्रीफिंग में बताया कि स्टेट में मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने का इरादा रखते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में लगवारिया एयरपोर्ट की डेवलपमेंट्स और न्यूयॉर्क सिटी में पेन स्टेशन की रेनोवेशन और एक्सपेंशन शामिल है। गवर्नर ने कहा कि वो मीटिंग में लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रीवियस प्रेसिडेंट्स ब्रिजेस, रोड्स और ट्रेन मॉडर्नाइज करने का वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। I'm going to go to Washington tomorrow, scheduled to meet with the president to talk about a number of things, but this is one of the things I want to talk to the president about. You want to restart the economy, you want to reopen the economy. Let's do something creative. Let's do it fast. Let's put Americans back to work. We are going to accelerate our big infrastructure programs. We have the Empire Station project, which is building a new Penn Station, which is long overdue. That Penn Station has been torturing people for too long. Let's now accelerate the Empire Penn project while the ridership is low and when we need the jobs. Accelerating LaGuardia Airport, which is going to be the first new airport in this nation in 25 years. That is a great job. Now, I have to make an executive. And you can see that the infection rate in some of these zip codes is double the infection rate in the city. The infection rate in the city, general population, is about 19%, almost 20%. In some of these communities, the infection rate is 40%. Literally double the citywide average. And when we look at those new COVID cases coming into the hospitals, where are they coming from? They're coming from these zip codes. And we can literally identify it, so we want to attack the virus at the source. That's what we're going to be doing in New York. यूनाइटेड स्टेट्स ने इल्जाम लगाया है कि 2 रशियन फाइटर जेट्स ने मेडिटेरेनियन सी पर एक यूएस पेट्रोल प्लेन को अनसेफ और अनप्रोफेशनल तरीके से इंटरसेप्ट किया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक दोनों जेट्स रशियन Su-35 थे। डिपार्टमेंट ने बताया कि दोनों जेट्स इंटरनेशनल एयर स्पेस में P-8A पोसिडन एयरक्राफ्ट के विंग्स के बहुत करीब 64 मिनट्स तक उड़ाए गए। जेट्स ने P-8A की सेफली मैन्यूवर करने की एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी।
सिंगापुर गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को फ्री रीयूजेबल मास्क देने के लिए वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे कोरोना वायरस का फैलाव कम करने में काफी मदद मिल सकेगी। वेंडिंग मशीन सिटी स्टेशंस में और कम्युनिटी सेंटर्स में इंस्टॉल किए गए हैं। मास्क हासिल करने के लिए रेजिडेंट्स को आइडेंटिटी कार्ड स्कैन करने के बाद टच पैड स्क्रीन के जरिए मास्क का साइज सेलेक्ट करना होगा। सिंगापुर रेजिडेंट्स के लिए पब्लिक में अप्रैल 14 से मास्क का इस्तेमाल मैंडेटरी कर दिया गया था। मास्क के बगैर पकड़े जाने वाले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए $212 फाइन रखा गया है, जबकि वेंडिंग मशीन्स डिप्लॉय करने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से घर घर रीयूजेबल मास्क ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे। बीजिंग की तरफ से न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉज प्रपोज किए जाने के खिलाफ हांगकांग में एंटी गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस ने एक बार फिर जन्म ले लिया है। बीजिंग की तरफ से हांगकांग में सेसेशन, सबवर्जन और टेररिस्ट एक्टिविटीज को टैकल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉज प्रपोज कर दिए गए हैं। इस लॉ से चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज सेमी अनॉटोमस कंट्रीज में अपने बेसिस एस्टैब्लिश कर सकेंगी। इस मूव के अगेंस्ट हांगकांग में प्रोटेस्ट में हर एज के लोग शामिल हुए। कुछ लोगों ने सिक्योरिटी कैमरास में आइडेंटिटीज छुपाने के लिए भी अम्ब्रेलास थाम रखे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाहर रॉयल पुलिस की हैवी प्रेजेंस की वजह से गैदरिंग की कॉल वापस ले ली गई। एक ट्रांजिट स्टेशन पर हांगकांग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी और पीपल्स लाइवलीहुड के कुछ मेंबर्स ने भी प्रोटेस्ट करते हुए स्लोगन को रेज किया। कहीं कहीं प्रोटेस्टर्स को डिसअपेयर करने के लिए पुलिस ने पेपर पैलेट का इस्तेमाल भी किया। पुलिस के मुताबिक ऑफेंसिव वेपन्स, इलीगल टूल्स और डेंजरस ड्राइविंग के इल्जाम पर एटलीस्ट 16 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। पेट्रा क्विटोवा ने पराग में खेले जाने वाले ऑल चेक टेनिस टूर्नामेंट में बारबरा क्रेजकोवा को हरा दिया है। टूर्नामेंट में सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स का बहुत सख्ती से ख्याल रखा गया। टूर्नामेंट टेलीविजन पर दिखाया गया, जिसमें मैच के दौरान स्टैंड्स बिल्कुल खाली नजर आए। सिर्फ वीआईपी गेस्ट, टीम मेंबर्स और कुछ जर्नलिस्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स का ख्याल रखते हुए मैच विटनेस किया। मैच के दौरान प्लेयर्स को टॉवल सर्विस भी नहीं दी गई। बॉल बॉयज और गर्ल्स के साथ साथ लाइन जजेस ने मास्क और ग्लव्स पहन रखे थे। कोरोना वायरस की वजह से मार्च में लॉकडाउन के बाद सारे प्रो टेनिस टूर्स कैंसिल कर दिए गए, लेकिन अब स्पेशल गाइडलाइंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्टिंग एक्टिविटीज फिर से शुरू हो रही हैं। इस हवाले से पहले जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी फैंस के बगैर कुछ एग्जीबिशंस इवेंट्स खेले गए हैं। आने वाले दिनों में और भी इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। ऑल चेक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में क्विटोवा कैटरीना सिनियाकोवा का सामना करेंगी। दूसरे सेमीफाइनल में बारबरा स्ट्राकोवा और कैरोलिना मकोवा के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि सेमीफाइनल विनर्स के दरमियान फाइनल मैच थर्सडे के दिन खेला जाएगा। और साउथ कोरियन कैपिटल सियोल में समुद्री लहरों की रियलिस्टिक एनिमेशन हर एक की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। गैंगनम डिस्ट्रिक्ट में कोएक्स मॉल पर लगी बड़ी स्क्रीन्स पर ये एनिमेशन दिखाई जा रही है। इस मीडिया प्रोजेक्ट को पब्लिक मीडिया आर्ट वेव का नाम दिया गया है। ग्लास ट्यूब में तेज लहरें बिल्कुल रियल नजर आ रही हैं। डिजाइन कंपनी का बताना है कि ये प्रोजेक्ट मुल्क में सबसे बड़ा एनामॉर्फिक इल्यूजन है। इसमें 8K रेजोल्यूशन इस्तेमाल किया गया है। स्क्रीन का साइज 1626 स्क्वायर मीटर रखा गया है। डिजाइन कंपनी का बताना है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से बाहर से काफी कॉल्स भी आ चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर में बिलबोर्ड्स पर काम करने वाली एक कंपनी ने भी उन्हें अप्रोच किया है। और आइए अब जानते हैं वेदर अपडेट्स। And that's all for now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.